नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। आज हमारे साथ उपस्थित हैं झाझा के समाज सेवी गौरव सिंह राठौर जी। वेलकम सर। आप लोग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मंच पर हमें बुलाया और सभी फॉर्मल टॉक्स के जितने भी सदस्यगण हैं उनको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सर। सर, आप झाझा में एक समाज सेवी के रूप में उभरे हैं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? देखिए, इसके पीछे कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान ने मुझे मानव शरीर में जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ लोगों के लिए भलाई का काम करना चाहिए। और शुरुआत से ही मेरे माता पिता जो है किसी जो भी दरवाजे पर कोई लोग आते थे तो उनको मदद किया करते थे, तो प्रेरणा लगी कि हम भी आगे बढ़ चढ़ के मदद करें। पहले छोटा में शुरुआत किए, छोटा छोटा चीज़ों से शुरुआत किए। उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं चला कब ऊपर वाले ने इसमें पूरी संलिप्तता हमारी दे दी और हम लगातार समाज सेवा में काम करते रहे। और हम तो समझते हैं कि समाज सेवी हम तो नहीं हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। समाज सेवी तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम किया जाता है। हम तो छोटे से लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज में जो भी छोटा बड़ा काम होता है उसमें हम अपना दायित्व और भूमिका निभाते हैं। जी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी अपने अपने सीट का ऐलान कर रहे हैं। बिहार में भी बीजेपी सीट का बंटवारा कर चुके हैं। जी। तो क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार या फिर श्री राम मंदिर का निर्माण? देखिए, श्री राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है। जी। और लेकिन आप अगर बात करेंगे तो अभी हमारे बिहार में जो वास्तविकता स्थिति है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जी। और जो भी सरकार सत्ता में आई है वो बिहार को कहीं ना कहीं बहुत पीछे करने का काम किया। आप देखेंगे कि बिहार में किसी प्रकार का उद्योग नहीं है, किसी प्रकार का रोजगार का अवसर नहीं है। युवा बेरोजगारी के कारण भटक रहे हैं और मतलब आप कह सकते हैं सीधे तौर पर वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर है कि इस बार जो वोट होगा और खासकर युवाओं का जो लोकसभा में वोट होगा वो बेरोजगारी के नाम पर होगा। जी। आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से कितने प्रभावित हैं? नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हम भी उनको अपना ही प्रधानमंत्री मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनका जो बुनियादी है, देश को मजबूती करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन आप महंगाई पर जो उन्होंने बात किया था कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई पर रोक लगाएंगे और अथी युवा बेरोजगार जो भी उनको रोजगार मुहैया करेंगे, तो इन सभी चीज़ों से वो बहुत दूर नजर आए। तो उन्होंने जो मूलभूत बातें चुनाव में किए थे, वादे जो उन्होंने किया था, वो एक भी वादे उस तरह के पूरे नहीं किए जो जन सरोकार से जुड़ा हो। एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सम्मान ग्रहण करते नजर आए थे। क्या थी उसकी कहानी? देखिए, सबसे पहला बात तो ये झाझा और जम्मू जिला वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी आम युवा को एक सम्मान से पुरस्कार देते हैं, तो ये सबके लिए बड़ी बात है। और मैं उसके पीछे छोटी सी, क्योंकि आपका भी इम्पोर्टेंस टाइम है, मैं बताना चाहूँगा कि एक बार तुम्बा पहाड़ में एक बार शिवरात्रि को लेकर के दो पक्षों में कुछ वाद विवाद हो गया था। तो उस समय भास्कर रंजन डीएसपी थे और सिद्धेश्वर पासवान जी थाना प्रभारी थे। तो उसके बाद क्या हुआ, माहौल इतना ज़्यादा उपद्रव हो गया था कि पुलिस प्रशासन से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी माहौल। तो वहाँ पे सारे लोग, मतलब पूरे जम्मू जिला के प्रशासन, एसडीएम से लेकर सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो भास्कर रंजन जी डीएसपी थे, तो वो बिना गार्ड के, उनको पता चला वहाँ जम्मू से फ़ोन आया कि सो जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे कुछ उपद्रवी जो है बम विस्फोट करने के फिराक में लगे हुए हैं, उनको सूचना मिला था। और वो उस समय बिना गार्ड के वहीं पे थे और उनके साथ हम भी खड़ा थे वहाँ पर। तो उसके सामने दो तीन लोग खड़े थे जहाँ से इंफॉर्मेशन आया। तो भास्कर रंजन सर हमको देख के बोले कि अरे, हम तो जॉब में हैं, कुछ होता है तो कम से कम हमको तो कुछ सरकार के द्वारा करेगा, तुम यहाँ क्यों मरने आ गए? तो हम बोले नहीं, ऐसा नहीं है, आप हमारे सेवा करते हैं तो आपके लिए हम भी खड़ा हैं। तो उस वक्त ऐसा स्थिति था कि मानिए कि अगर किसी प्रकार का घटना हो जाता
तो हम दोनों पर बहुत बड़ा आफत हो जाता। लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। और जो सामने संदिग्ध अवस्था में 2-3 लोग खड़े थे, उसको हम लोग, डीएसपी साहब थे और उसके बाद तुरंत उनके बॉडीगार्ड भी आ गए और उनको रगड़ने का काम किया। तो एक छोटा सा ये काम था जो प्रशासन की नज़र में ये आया, ये कि ये गौरव जो है ये किसी भी परिस्थिति में खड़ा हो जाता है बिना भय चिंता के। और उस माहौल को हमने बहुत सॉफ्टली से समझाया, दोनों पक्षों को समझाया, और वो दोनों पक्ष समझ गए थे। और शिवरात्रि का जो काफिला निकलना था, उसमें डीएसपी साहब सबसे पहले आगे टोटो पर चलाते हुए टोटो को वही चलाए, और उसके बाद हम एक टोटो चलाए और धीरे धीरे काफिला निकाले, और हिंदू मुस्लिम में बहुत अच्छा से भाईचारा बनाते हुए उसको शिवरात्रि में। तो कुछ अवदर्भी थे जो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाए। उसके बाद, उसके पहले कोरोना का काल का आप उठा लीजिए। कोरोना काल में क्या था कि उस वक्त कोरोना ऐसा एक महामारी हमारे देश में आ गया था कि लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। प्रशासन भी कह रही थी बार बार कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, घर में आप शिफ्ट हो जाइए, बाहर मत निकलिए। उस वक्त ऐसा स्थिति था कि हम घर से निकले, हमको लगा ऐसा कि हम घर से निकले लोगों को मदद करें, लेकिन घर से भी इतना परेशान होना पड़ा था हमको कि कैसे हम निकले। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके निकले, क्योंकि हम भी शादीशुदा थे उस समय, बच्चे बच्चे हैं मेरे। तो फिर भी हम निकले, और जो स्टेशन पे जो भूख से व्याकुल थे, जो भिखारी थे लगभग सैकड़ों की संख्या में, जो रिक्शा चालक थे, तो उनको हमने 3 टाइम का भोजन प्रोवाइड किया। उस समय हम कोरोना से पहले हम सोच रहे थे, हमको नहीं पता था कि कोरोना कोई वायरस आने वाला है, और हम कुछ पैसा जमा करके रखे थे। उस समय बुलेट का क्रेज आया हुआ था, बुलेट सब लोग ले रहे थे, तो हम भी सोचे बुलेट ले लेते हैं, मोटरसाइकिल बहुत चला लिया, बुलेट से भी चलेंगे बाजार, बुलेट से चलेंगे। तो वही 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में उस समय था, तो हम सोचे थे बुलेट लेंगे। लेकिन जब कोरोना का महामारी आया तो हम सोचे कि बुलेट बाद में लेंगे, अब चलो यही पैसा हम कहीं सरोकार में लगा देते हैं, तो कम से कम किसी गरीब का भला होगा, ऊपर वाला चाहेगा तो किसी दिन थार आ जाएगा। तो तो इसलिए हम बुलेट का पैसा से वो खाना वाना सबको खिलाना शुरू किए, प्रोवाइड करना शुरू किए, और 3 टाइम का खाना उस समय खिलाए। जनप्रतिनिधि नदारद दिखे थे, और बहुत सारे लोग थे, सामाजिक संगठन के लोग थे। वो लोग, जब हम निकले तो कुछ लोग, मैंने सुना था मार्केट से एक आवाज़ आई थी, कुछ लोग जो हमको पसंद नहीं करते थे ईगो भावना से, तो उनके द्वारा ये बात आया कि अरे देखो ना, पहले गौरव सिंह को कोरोना होता है कि नहीं, मरता है कि बचता है, तब निकलेंगे। जब सब सेटिस्फाई हो गए कि ये नहीं मरा कोरोना से, तब धीरे धीरे सब लोग निकलना शुरू किए। और एक बात कहता था कि उस कोरोना के टाइम में मेरा एक दर्द है कि जब हम कोरोना का चरम सीमा पर था और हम लंगर लगातार चला रहे थे, और सिमुरतला एक गांव है, डहुआ गांव, वहाँ पे लगभग 50 घर है पूरे जंगल के अंदर में। उस डहुआ गांव में हम जाके राशन पहुंचाए थे, 50 घरों को राशन पहुंचाए थे, कोई वहां तक नहीं पहुंचा था, भूखे लोग थे, वहां पहुंचाए राशन। तो कोरोना का इस तरह से हो रहा था, और लोग मर रहे थे कोरोना से। 3 महीना हमको घर में घुसने नहीं दिया गया, मेरे परिवार के लोग। और उस समय भी हम थोड़ा सा, मेरा इमोशनल हो जाते हैं कि 3 महीना हमको घर में नहीं घुसने देते। मेरे चाचा, मेरे पिताजी, ये सब सब कि तुम तो पागल हो ही, तुम तो मरोगे ही मरोगे, तुम्हारे कारण घर में सबको कोविड हो जाएगा, तुम घर से बाहर ही रहो, तुमको समाज सेवा करना है तो तुम घर से बाहर रहो, तुम्हारे कारण घर में सब मर जाएंगे, तो ये अच्छा बात नहीं है। तो हम 3 महीना अपने मतलब बच्चे लोग को छोड़ करके, और हम शिफ्ट रहे दूसरे जगह, और वहीं से हम प्रोवाइड करते रहे राशन, और सबको ये करते रहे। फिर एक मामला आया था जामू करैया में, 2 पक्षों में लड़ाई हो गई थी, और उसमें मेगनू सर, इनामुल हक मेगनू एसपी थे, वो भी प्रशासन से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मामला। तब उसके बाद हमने तत्परता से वहां जाकर के लोगों को समझाया, दोनों पक्षों को शांत कराया था। उसके बाद इन सभी चीज़ों को, उस समय डीआईजी विकास वैभव सर थे, उसको वॉच कर रहे थे वो सभी चीज़ों को, कि प्रशासन के कॉपरेट में चाहे, और विकास वैभव सर भी एक मानवता से जुड़े हुए हैं, लोगों को इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो विकास वैभव सर के नज़र में आया कि ये लड़का कुछ अच्छा करता है समाज के लिए। उन्होंने पूरा सर्च किया, उन्होंने पूरा विजिलेंस लगाया मेरे पीछे, क्योंकि सरकारी कोई भी आपको पुरस्कार देती है तो ऐसे ही नहीं देती है, वो पूरा सर्वे करती है, पूरे लोगों से पूछती है, चौक चौराहा पे पूछती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। तो मुझे सौभाग्य है कि जितने सर्वे हुए उसमें से लोगों ने बताया कि ये वाकई लड़का समाज सेवा अच्छा करता है, ईमानदारी से करता है। इसके लिए मेरा नाम मुख्यमंत्री में पुरस्कृत हुआ, और यही सब चीज़ों के कारण से मुझे पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार जो है ब्रेवली अवार्ड का था, कि ये सब। और उसके बाद एक्सीडेंटल केस में भी जो हम सबको लोग उठाते थे, जम्मू जिला में एक एक्सीडेंटल का अवार्ड है, उस अवार्ड को भी पहला उठाने वाला हम ही हैं डीएम से। तो ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो अभी भी जिला में, जम्मू जिला में बिहार से मुख्यमंत्री सम्मानित होने वाला जम्मू जिला का सबसे पहला पहला शख्स, और जो एक्सीडेंटल का जो होता है केंद्र सरकार का, वो भी पहला ही अवार्ड हम ही लेने वाले थे। ये जनता का प्यार से और लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ। ये छोटी सी कहानी थी हमारी। अच्छा, बहुत ही
उम्दा कहानी है आपका। आपने बहुत संघर्ष किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष कह रही है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। क्या सच में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? देखिए, मेरे नज़र में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान का पालन हर नागरिक करते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से संविधान को लिखा है, कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं होती है कि एक व्यक्ति अ, जो संविधान है, आप देखेंगे उसका वजन लगभग 5 केजी से ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि वो कितने पन्ने का होगा और उसको किस मेहनत से सजाया होगा। तो ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है कि संविधान को जो है पलट दे और बाबा साहब का लिखा हुआ को बदल दे। ये अभी किसी में ये नहीं है। विपक्ष मुद्दा बना करके लोगों को डरा रही है ताकि वो डर जाए और वोट हमें करे। मैं इस चीज पर नहीं बात करूंगा। विपक्ष कमजोर यही बनता है। विपक्ष के पास मैं ये नहीं कहता कि मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ। अब लोग सोच लेंगे कि मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ। मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ, और ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना बीजेपी, ना। मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं एक आम मतदाता हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा, जो प्रत्याशी, मैं उसको वोट करूंगा। लेकिन विपक्ष का ये मुद्दा जो आता है बार बार कि संविधान खतरे में है, हमें लगता है कि उनको कुछ अलग करना चाहिए। उनको अपना उपलब्धि दिखाना चाहिए जनता को। मैं तो कांग्रेस वाले से आपके फॉर्मल टॉक्स के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस वालों के पास अगर कोई नेतृत्व करने वाले नेता नहीं है तो हमको ऑफर कीजिए ना, हम आते हैं। बुद्धि भी देंगे, विवेक भी देंगे कि किस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। वो उनके पास कुछ बात करने का तर्क ही नहीं है। वो एक ही बात पर ये करेंगे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे भैया, क्या लोकतंत्र खतरे में, क्या संविधान खतरे में? संविधान से कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, लोकतंत्र से कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। हाँ, उनका रोना एक होता है ईवीएम। हाँ, मैं इस बात पे उनका समर्थन करता हूँ कि जब भारत देश में सब बहुत सारे लोग ईवीएम नहीं चाहते हैं तो ईवीएम को हटा दीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। ये एक लोकतंत्र खतरे में नजर आता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती है। इस बात पर हम उनका समर्थन लेकिन करते हैं। चुनाव आयोग तो ये कहता है कि ईवीएम को ना हैक किया जा सकता है, ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई सेटिंग किया जा सकता है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतने हैकर्स बैठे हुए हैं कि आपके खाते से पैसा निकाल लेंगे। आप सोच सकते हैं कि आपका खाता से पैसा जब हैकर निकाल सकता है तो वो ईवीएम क्या है। मैं जब नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा था तो मुझे कुछ व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा था कि ईवीएम को आप हमको आधा घंटा में दे दीजिए, पूरा वोट आपकी तरफ निकल जाएगा। वो कैसे बोल दिया? तो ईवीएम हैक होता है, ऐसा नहीं है कि ईवीएम हैक नहीं होता, ईवीएम हैक होता है। और अगर भैया, जब अगला विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव मत कराइए तो मत कराइए ना चुनाव, बैलेट पेपर से करा दीजिए। एक बार पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कराने में क्या दिक्कत है? सभी देशों में तो बैलेट पेपर से काम होता है, तो आप ईवीएम क्यों लाए हैं? छोड़ दीजिए ईवीएम, एक बार बैलेट पेपर तो देख लीजिए। तो चलिए, खैर, ऊपर अपर की चीज़ की बात है। अब कोर्ट से क्या निर्णय लेती है तो कोर्ट जाने। विपक्ष का कहना है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को परेशान करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। क्या सच में सत्ता पक्ष ऐसा कुछ कर रही है? नहीं, इस बात में हम सम्मत में रहते हैं। सत्ता पक्ष के हाथ में, ठीक है, वो सत्ता पक्ष है, कटघरे में खड़ा हो सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन आप कहेंगे ईडी सीबीआई सब उनके कब्जे में रहता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब आप बताते हैं कि एक घर में 5 परिवार हैं, जी। क्या पांचों परिवार एक ही मंतव्य पे होता है क्या? नहीं सर। एक गार्जियन कह दिया आपको, जो आप मान लेंगे, हम वो कह देंगे हमको मान लेंगे। कोई तो एक तो कटेगा। 5 उंगली 5 बराबर नहीं होता है, 5 उंगली अलग अलग होता है। तो जो सरकार चला रही है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार ईडी में कोई बैठा हुआ है तो कोई, जब ईडी में बैठा हुआ है तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है कि ईडी के कर्मचारी कोई आरजेडी के सपोर्टर नहीं होंगे, कोई कांग्रेस के सपोर्टर नहीं होंगे, कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं होंगे। तो ये सब जो बातें हैं ये हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर विभाग में, क्योंकि वो कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारी के बाद वो भी एक मतदाता हैं। अब वो भी किसी का सपोर्टर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सब ईडी वाले बीजेपी के ही सपोर्टर होंगे, उसमें से सभी कर्मचारी कोई कांग्रेस के भी सपोर्टर होंगे। कांग्रेस काल में उनका जॉब लगा होगा तो वो कांग्रेस को तो छोड़ेगा नहीं। फिर भी सब मिल करके एक ही साथ काम क्यों करते हैं? और ईडी जब पहुंचती है कहीं पे तो उसके कर्मचारी तो जो जो जिसके सपोर्टर होते वो, तो वो तो अगला नेता को कह सकते थे कि आज ईडी आपके यहाँ छापा मारेगी, आप भाग जाइए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है। ईडी एक निष्पक्ष है, सीबीआई निष्पक्ष है। उसको जहाँ पे संदेह लगती है वहाँ पे जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है। और ये बीजेपी का सरकार में नहीं है, कांग्रेस सरकार से ईडी सीबीआई का चल रहा है।
अभी देखिए लालू जी भी जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर भी ईडी उडी का छापा लगा हुआ है, सीबीआई पीछे पड़े हुए है। तो वो कांग्रेस के रीजन में मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था। अभी भी ये केस मरता नहीं है, फाइल दबता नहीं, जब केस हो जाता है तो वो आजीवन चलता रहता है। यही एक मकसद है। लोग भले राजनीति के लोग इसको अपने अपने वोट के हिसाब से नजरिए से तोड़ मोड़ हाँ लेते तोड़ हैं। मरोड़ ले, लेकिन हम हमें लगता है कि ईडी और सीबीआई सब निष्पक्ष है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये निष्पक्ष काम करती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। नरेंद्र मोदी के विदेश नीति का काफ़ी चर्चा है, क्या उनका विदेश नीति सही है? देखिए मोदी जी का बात अगर हम करते हैं तो मोदी जी के कुछ तो अट्रैक्शन उनमें है। आज पूरा देश में उनका डंका बज रहा है, पूरे देश में। हर जगह जाइए तो हर जगह के देश के राष्ट्रपति हों, चाहे कोई भी सहकर्मी हो, वो मोदी जी की बड़ाई करते थकते नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जिस चीज़ को लेकर के उनके पास जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा तालमेल उन लोगों के बीच में बैठ रहा है। तो भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर मिले हैं, तो निश्चित तौर पर ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। और इनका बड़ाई हो रहा है पूरे देशों में, मजबूती के साथ अपना देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश मजबूत होता जा रहा है। तो इसमें तो हम प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते हैं, विदेश नीति पर उनको समर्थन करते हैं। बहुत अच्छी बात। आज़ादी के इतने दिन बीत गए, फिर भी अभी तक बलियो नदी का पुल नहीं बन पाया, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए जहाँ तक कि बलियों का नदी का पुल का बात है, वो एक संघर्ष का दौर रहा। और बलियों का एक बलियों पुल की बात ना ले लीजिए आप। बलियों पुल, झाझा अनुमंडल, झाझा को बना पूर्ण अनुमंडल का दर्जा, ये दोनों का लड़ाई हम कॉलेज लाइफ से ही लड़े। जब हम कॉलेज में डीएसएम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय से हम झाझा अनुमंडल बनाव को लेकर के संघर्ष किए। एक बहुत बड़ी बाइक रैली भी निकाले, अंबेडकर विचार मंच पर एक सभा भी आयोजित किए थे, जिसमें हजारों की संख्या में युवा वर्ग आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। मुख्यमंत्री को हम लोगों ने लिखा था कि झाझा को अनुमंडल का दर्जा मिले, यहाँ पे एक ब्लड बैंक हो। और बलियो पुल जो देश की आज़ादी के बाद से भी जो है वहाँ बलियो पुल नहीं बन पाया। आपको बता देते हैं, उन लोगों की पीड़ा बता देते हैं कि जब कोई गर्भवती महिला दर्द से बेचैन रहती है, तो झाझा बाजार आने के लिए वो नदी नहीं पार कर पाती थी, और वो नदी के उस पार ही दम तोड़ देती थी। और जितने भी छात्र छात्राएं, जब पानी बरसात होता है तो वो छात्र छात्राएं कॉलेज या स्कूल और अपने ट्यूशन को नहीं आ पाते हैं। जब एक पुराने ज़माने की बात करते हैं, अब तो इधर से एक 4 लाइन एक सड़क बन गया है, अब अम्बा होकर के बलियो चल जाती है, तो बहुत दूर पड़ता है, सुनाटा रास्ता पड़ता है उधर से, हालांकि लोग आते नहीं हैं। लेकिन कहा जाता था कि जब पानी बरसात जब ज़्यादा हो जाता था ना, तो लोग नमक का बोरिया खरीद लेते थे उधर, ताकि कम से कम नमक भात तो खा के जी सके। और आज़ादी के बाद से वो पुल नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक, यहाँ के सांसद, जो कि इस ओर ध्यान नहीं दी। कई बार सांसद चिराग पासवान भी वहाँ पहुँचे, इसके पहले भी सांसद को लिखित आवेदन दिया गया, वो तो कोई काम के नहीं थे। चिराग पासवान तो कम से कम नजर आए लोगों को, पिछले वाले सांसद कोई भी थे तो वो नज़र भी नहीं आते थे। यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी, वर्तमान में विधायक हैं, दामोदर रावत जी हैं, डॉक्टर रविंद्र यादव जी रहे, सभी लोग। लेकिन विधायक रहते इन लोगों ने बलियो पुल बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने आवाज़ तक राज्यसभा में नहीं उठाया। इसके लिए हमने लिखित आवेदन मुख्यमंत्री को दिया, और जब हम मुख्यमंत्री सम्मानित हुए थे, उस वक्त भी हम बलियो का बात को रखे थे कि बलियो का पुल होना चाहिए सर। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार बलियो का पुल का डीपीआर तैयार हो चुका है, और बहुत जल्द बलियो वासियों को जो है इसका सौगात मिलने वाला है। और ये सभी संघर्षों का परिणाम है। हम लोगों ने आंदोलन किया था, ब्लॉक में आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान दिया, मुख्यमंत्री को कानों तक आवाज़ दी, लिखित आवेदन दिया। आप बलियो का पुल डीपीआर तैयार हो गया, अब इंजीनियर आएंगे, सेक्शन करेंगे और बलियो का पुल का काम। लेकिन हाँ, क्रेडिट यहाँ हमारे जम्मू जिला में एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ के नेता जो है करते कुछ नहीं, लेकिन क्रेडिट लेने में सब आगे हो जाएंगे। एक नेता नहीं, सब नेता के बारे में बात करता हूँ मैं, क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाएंगे। जब गौरव सिंह डॉक्टर के ऊपर हमला बोलता है, किसी को, जो डॉक्टर कोई गलत काम कर रहा है, किसी मरीज को मार दिया, कोई गरीब को मार दिया, जब हम आवाज उठाते हैं, डॉक्टर केस करता है हमारे पास, कोई नेता नहीं आएगा हमारे पीछे खड़ा होने के लिए। पूरा बालू उत्खनन हुआ, पूरे जम्मू जिला में बालू उत्खनन हुआ, पूरे नदी को वीरान कर दिया, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया। हम पूरे जम्मू जिला का हर प्रखंड में, आप पेपर अखबार उठा के देख लीजिए, हर न्यूज देख लीजिए,
हर प्रखंड वाइज हम जा करके पुतला फूके हैं, खनन विभाग का, डीएम का। और डीएम साहब जब हमको फोन किया अवनीश कुमार जी, उन्होंने क्या कहा कि आपके ऊपर एफआईआर होगा। हम बोले थे उनको एक बात फोन पे डायरेक्ट 2 टुक में आवाज देते कि अगर आप हमको आप एफआईआर तो बाद में कीजिएगा, लेकिन आपको हम हर घाट घुमाएंगे, हर घाट घुमाएंगे, बालू का हर घाट घुमाएंगे। और इसका नतीजा हुआ जब हम लोग आंदोलन करने लगे, वो हर घाट का दौरा करना स्टार्ट किए। तो ये मेरी बात का सच्चाई हुई कि उनको जो बोले थे, लेकिन मेरे ऊपर केस नहीं कर पाए वो, क्योंकि मैं गलत पे नहीं था, मैं सच्चाई पर था। बालू उत्खनन हो रहा था रोड पर, ट्रक से कारण कितने सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, कितने घर का चिराग बुझ गया, कितने बूढ़े का लाठी चला गया, तो उसकी कितनी महिलाएं विधवा हो गई, उसके लिए आवाज हुआ, नो एंट्री लगा, बालू उत्खनन बंद हुआ। ये मेरी उपलब्धि थी, ये मेरी उपलब्धि मेरे संगठन की उपलब्धि थी। मेरे संघ के सभी साथी जमुई जिला में जितने एक्टिव लोग हैं, सब लोगों ने रोड पर आकर के मोर्चा खोला। यहाँ तक जब हम झाझा मैच करते थे, कल सोनो में करते थे, टाइम दिए हुए थे, तो विजिलेंस को पता चल गया था, क्योंकि एक विजिलेंस वर्क करती है यहाँ पे हमारे जमुई जिला में, उसको पता चल गया कि गौरव सिंह हर प्रखंड में जाकर के पुतला फूक रहा है। तो पुलिस प्रशासन का जो है ना, वो पूरा सिस्टम बिछ गया था कि इसको अरेस्ट करना है। अब हम बताते थे कि विजिलेंस का कुछ लोग हम पे फोन पर करते थे और ये करके फोन करते थे कि हम आपके संगठन के लोग हैं। अब सुन लीजिए, मैं आप खुलासा कर रहा हूँ फोन तक पर कि मैं आपके संगठन के लोग बोल रहा हूँ, भाई भैया सो जमुई में कब आप विरोध कर रहे हैं? तो हम बोलते थे 12 बजे करेंगे विरोध, जमुई में प्रखंड में 12 बजे है। तो कहाँ कर रहे हैं? तो हम बोलते थे कचहरी चौक पे कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक है। तो हमको लगता था कि भैया सूचना तो हमने इसको दिया था, ये अब नया कौन आदमी आया, तो हम भी अपना दिमाग से समझते, तो हम 12 बजे नहीं जाकर के हम 10 बजे वहां पुतला फूक देते थे। और जगह नहीं रहता कचहरी चौक में, मसूरी चौक में जाकर पुतला फूक देते थे। तो पुलिस हमको पकड़ नहीं पाई, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि इनको पकड़ करके कम से कम यह आंदोलन बंद कर जाए, जो सरकार के ऊपर गलत मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे पुतला फुका रहा है। और यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि थे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि बालू में बहती बालू के गंगा में हाथ नहीं धोया है। पैसा का कमाई पूरा हुआ है, उस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी नेता को आप डिबेट में नहीं बोलते होंगे, देखोगे कि बालू को उत्खनन बंद होना चाहिए। मर रहा है, लोग जा रहे हैं संतावना देने, लेकिन हम कहते हैं ऐसा कमाई ज़्यादा वफा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला है वो सबका विचार करता है। और जो जो अवैध बालू में उगाई किए हैं वो सब चुनाव हारेंगे इस बार, देख लीजिएगा। एनडीए बिहार में सीट का बंटवारा कर दिया है, जिसमें जमुई लोकसभा को लोजपा को मिला है। जी और इस बार चिराग पासवान तो यहाँ से नहीं खड़ा हो रहे हैं, वो अपने गिरी हाजीपुर से खड़ा हो रहे हैं। तो इस बार लोजपा यहाँ से किसे उतारेगी, क्या इसका कुछ अनुभव है? देखिए, अब चिराग जी का नाम लिए तो चिराग जी ने क्या कहा था आपने पता है? कि जब चुनाव में आए थे वो क्या कहते कि मैं जवान होकर आया हूँ, अब बूढ़ा होकर के जाऊंगा यहाँ से। वो तो जवानी में भाग गए। बूढ़ा का बोले थे कि बूढ़ा होकर जाएंगे, लेकिन वो जवानी में भाग गए। और हाजीपुर से उनके चाचा भी पशुपति पारसनाथ जी खड़े हैं वहाँ पे, उनको तो टसल देने वाला चाचा ही। अब बताइए कि हम लोग उस बार बोले थे कि चिराग जी से बच के चलिएगा आप लोग, क्योंकि ये हवाई नेता हैं, लेकिन लोग नहीं माने। जनता तो चिराग जी हैं, हीरो हैं, कट्टो की लहरी रानी को छमक छल्लो रानी गाना बजा, उस पर सब लोग फिदा हो गए, हीरो है हीरो है। अरे मेकअप वुकअप करेंगे तो हम भी हीरो लग जाएंगे, तो मेकअप का काम है। और चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो काफ़ी हद तक अच्छे नेता रहे हैं, जनमानस के लिए अच्छा काम किए हैं। आज मोबाइल जो सिस्टम हम लोग ये फॉर्मल टॉक बना रहे हैं कि रामविलास जी का ही देन है, लेकिन उनके नक्शे पर चिराग जी एक कह सकते हैं कि एक कतरा भी खड़े नहीं है। चिराग पासवान एक अलग चीज है। चिराग पासवान सिर्फ लोगों को गुमराह करके वोट लेना जानते हैं, वो हवाई नेता हैं। वो आप बताइए कि अभी हाजीपुर से लड़ रहे हैं जी। हाजीपुर में उनका सीट तो ऐसे ही जा रहा है क्योंकि उनके चाचा खड़े हैं। अब 2 लड़ेंगे तो तीसरा तो फायदा लेगा ही लेगा। अब यहाँ पर सुन रहे हैं कि कोई संजय जी हैं, उनके कोई रिलेशन में आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का उनको कुछ ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं है, और वो कैंडिडेट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि चिराग पासवान अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं कि हम किसी को दे देंगे वो जीत जाएगा। खुद को मोदी समझने लगे हैं, अहंकार में डूब गए हैं। तो उनका अहंकार चलने वाला नहीं है, और यहाँ पे उनको बहुत बड़ा नुकसान मिलने वाला है चिराग पासवान जी को। उन्होंने जो जो वादा किया था, फुट ओवर ब्रिज बनाएंगे, अभी अधूरा में छूट गया। यहाँ से बटिया रेल लाइन पास कराएंगे, कोई काम नहीं हुआ। वो पहला ऐसा सांसद है जो सरकारी भवन किसी स्कूल में रेल खंड का उद्घाटन किया। कहता है सरकारी स्कूल में रेल खंड का उद्घाटन होता है कि किसी रेल परिसर में उसका उद्घाटन होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि चिराग पासवान बोलते थे कि हम जम्मू जिला मेरी माँ है
हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब वो बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला गया और अब दूसरे को सुपुर्द कर दिया कि हम तो जमुई को लूट के आए हैं, अब तुम लूटो जितना लूटो। एक कहावत है, डॉक्टर एक चिट्ठा बनाता है और आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मेडिकल वाले को समझ में आ जाएगा। तो एक आदमी पूछता है कि भैया इसमें क्या लिखा रहता है जो मेडिकल वाले को पता चल जाता है, हमको नहीं पता चलता है। तो वो बोलता है इसमें लिखा है कि बेटा हम तो लूट लिए हैं, अब जितना चाहो तुम लूट लो। तो उसी तरह चिराग जी किए हैं कि हम तो लूट लिए हैं जमुई को, अब तुम लूट लो। मतलब जो जो नेता यहाँ आया है, हम डरते किसी से नहीं है। जो जो यहाँ नेता आया है उस सब लूट खसोट के गया है। जमुई इसी कारण से आगे नहीं बढ़ा है। जमुई अभी तक मेरा पिछड़ा है और पीछे रह गया। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा जो सुरक्षित सीट है जम्मू जिला, क्यों कहता है सुरक्षित सीट? ताकि कोई पिछड़ा वर्ग का बच्चा आए और कम से कम पिछड़ों का उत्थान करे। यहाँ तो पिछड़े वर्ग के आते हैं, अब पिछड़ों को भूल जाते हैं और अपना उत्थान करके चले जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो जम्मू जिला के लिए कुछ सोचे हैं। सब हवा हवाई काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। अभी हमारा विधानसभा भी देख लीजिए, क्या चीज़ है, अनुमंडल का दर्जा मिला, ब्लड बैंक मिला, इतना बड़ा आबादी है, एक ब्लड बैंक नहीं है, एक रेफरल अस्पताल है जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो भी जो आज मशीन लगा है उसमें भी कई बार हल्ला उल्ला किए तब जाके एक्सरे मशीन बैठा है, कुछ जांच वगैरह बैठा है। नहीं तो आप उसका दवाई लीजिए, दवाई भी काम नहीं करेगा, सरकारी दवाई। कोई वैसा आधुनिक व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा सर्किल है हमारा झाझा, कहाँ से लाल बिरो बेलहर का लास्ट बॉर्डर तक हमारा एरिया है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का उद्योग नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा झाझा जम्मू डेवलप किया है? तो चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ते हैं चुनाव। मोदी जी, चिराग पासवान को बोलिए कि वो अपने दम पर लड़े चुनाव, जमानत नहीं जब्त हो गई तो मेरा नाम बेकार, उनका पानी निकल जाएगा, उनको अपना अस्तित्व और अपना औकात पता चल जाएगा चिराग जी को। वो लड़ जाए पूरे बिहार में। वो सिर्फ नीतीश कुमार को डरा सकते हैं, और वो भी किस 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 लिए डराए? हम मोदी जी के हनुमान हैं। नीतीश कुमार को भी अगर वो हराने का काम किए तो मोदी जी का नाम बेच करके। तो उस समय मोदी जी और नीतीश जी में खटास चलता था, तो मोदी जी इसको संरक्षण दिए थे, तब नीतीश कुमार जी का विधानसभा में सीट कम आया। अभी अकेले आ जाए ना, खाली कह दे कि हम मोदी जी को छोड़ दिए और हम अकेला गठबंधन बना लेते हैं, पानी आ जाएगा, जीरो पर आउट हो जाएंगे बिहार से, पता चल जाएगा मुख्यमंत्री बनने का सपना इनका। चिराग पासवान को भले लोग बोल दे हवा हवाई, हम उनको हवाई मानते हैं, हाँ एक्टिंग के नाम पर वो बहुत अच्छा है भैया। रोना धोना उनका अच्छा बात है। वो जब आए थे तो हम लोग उनका थोड़ा सा मिमिक्री भी कर लेते हैं। एक बार का बात बताते हैं हम, कि ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ लोग जान गए कि गौरव सिंह जो है चिराग जी का मिमिक्री करते हैं। तो कुछ लोग लड़के लोग हमारे जो थे मनी अड्डा में बैठे हुए थे जम्मू में, तो वो सब बोले क्या कि गौरव जी भैया थोड़ा सा मिमिक्री चिराग जी का कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हम बोले कि ठीक है, जब आप लोग का इच्छा है तो हम बोलते हैं कि देखिए जिस तरह से निरंतर जम्मू जिला का काफ़ी लोगों ने, जिस तरह से पहले के जो सांसद हुआ करते थे, तो लोग की अपेक्षा होती थी कि सांसद नजर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं इस खामियों को मैंने पूरा किया, काम करूं ना करूं लेकिन चेहरा निरंतर चमकाता रहता हूं अपने लोकसभा क्षेत्र में। तो ये चीज उपलब्धि तो मैंने अपने अपने समय में किया है। तो ये चीज पर बोले तो बहुत लोग हंसने लगा कि आप बहुत अच्छा मिमिक्री करते हैं। तो चेहरा चमकाए हैं, किसी गरीब के यहाँ नहीं गए, बस अमीरों के यहाँ घूमते गए और लोगों को बेवकूफ़ बनाते गए, हवा हवाई का काम किए। चिराग, मेरे नज़र में चिराग पासवान जी, अगर आप फॉर्मल टॉक पर सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप नीति के साथ काम करिए। जब आपका परिवार में फूट है, जब अपने परिवार को नहीं चला पाते हैं, अपने चाचा को सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है? और हम समझते हैं जो जनता उनसे अपेक्षा रखा, तो जनता नादान थी, भोली भाली। जनता तो भोली भाली होती है भैया, जो आता है ठग के चल जाता है। तो मदारी का काम है, डमरू बजाओ, पूरा महफिल जमाओ, लेके चल जाओ, बस वही है इन लोगों का काम। घर नहीं संभाल रहा है, चले पूरा बिहार संभालने के लिए। तो चिराग जी आप कैसे, आप भी हम मेरे आप खुद बता दीजिए कि चिराग जी क्यों ना जीरो पर आउट हों, जब वो परिवार को ही नहीं चला पाते हैं, चाचा के विरोध में बयान दे रहे हैं वो अपने। तो चिराग जी मेरे नज़र में नेता सही नहीं है। नेता सही होते तो अपने चाचा को मना लेते, अपने घर में फूट नहीं होते तो हम उनको मान लेते, लेकिन जो घर में नहीं चला पाते शासन, वो बाहर क्या चलाएंगे? अगर 2024 में एनडीए की सरकार नहीं आती है तो आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी को, या अखिलेश यादव जी को? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आप किए हैं, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं कि अगर एनडीए की सरकार नहीं आती तो किसे आप प्रधानमंत्री, आप बताते हैं कि प्रधानमंत्री के दौर में ना तो हम ममता बनर्जी को देखते हैं,
मुख्यमंत्री की नज़र में तेजस्वी यादव चल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नज़र में तो बहुत अभी बच्चे हैं, वो अभी नहीं है। अभी तो हम लोग की उम्र के हैं वो, हम लोग के साथ खेले हैं तो अभी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और एक नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी जी भी हमको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका भाषण जब सुनते हैं ना तो हम बहुत हंसते हैं, उनका भाषण ही हमको समझ में नहीं आता है। तो अखिलेश यादव का जो आप नाम लें, उस बंदे में वो क्वालिटी है। अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है, आप यूपी चले जाइए, बहुत सारा जन सरोकार का काम उन्होंने किया है। और उनके पिताजी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, अगर उनके पिताजी के बारे में बोलते कि प्रधानमंत्री तो हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव में वो क्षमता है कि वो एक चेहरा है जो, अगर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस बार एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये तो तय है। लेकिन अगर भविष्य में आप देखना चाहेंगे तो अखिलेश यादव एक चेहरा है पूरे भारत देश में जो प्रधानमंत्री का दावेदारी पेश कर सकता है। अगर इंडी गठबंधन अगर अखिलेश यादव को चेहरा बनाता है प्रधानमंत्री का, तो निश्चित तौर पर से इंडी गठबंधन को बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि अखिलेश यादव बोलने में काफ़ी माहिर हैं, काम करने में भी बहुत अच्छे हैं, और उनका फॉलोवर्स और उनका फैंस भी बहुत अच्छे हैं, और जनता के बीच उनका जुड़ाव भी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। तो मेरे नज़र में अखिलेश यादव ठीक हैं। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान जो स्थिति दिख रही है, वो सत्ता पक्ष जो अभी है नरेंद्र मोदी, उन्हीं के तरफ सरकार बनने जा रहा है। फिर से मोदी जी एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। क्या जातीय जनगणना से कुछ फ़ायदा होगा या जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जातीय जनगणना जो है सरकार जिस पर जोर देती है, हम समझते हैं कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि पहले तो हम लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया गया, जी। और इस बार अब जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। अब बताइए, पहले तो धर्म के नाम पर हम लोग आपस में लड़ते थे, अपना भाईचारा खत्म किए। अब जातिवाद होगा तो हम लोग जाति में बटेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जातिवाद का जो प्रोपेगेंडा चला है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और हम लोग तो सब भारतवासी हैं, बिहारवासी हैं, तो हम लोग को जातिवाद में नहीं बटना चाहिए, बल्कि अगर कहीं से आवाज़ आए कि आप कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक इंसान हैं और हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं और हम एक इंडियन हैं। तो ये बात आनी चाहिए। जाति की जनगणना से हमको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जातिवाद फैला करके अपना राजनीति करना चाहते हैं। वो लोग तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जो जाति पर चुनाव लड़े वो कायर होता है। अगर नेता बनना है, नेतागिरी करना है, तो जमात की राजनीति करिए। अगर सब जमात में आपकी गुडविल है तो हम समझते हैं आप नेता हैं। अगर एक जाति पर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप जो भी ऐसा मनसा लिए घूम रहे हैं वो कायर हैं। और हमारे बचपन में एक बच्चे ने, और जब चुनाव, देखिए जब चुनाव की बात की ना, तो हम एक आपको स्पष्ट करते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी से कहा था कि पापा हमको बरूपिया देखना है। तो पिताजी ने बोला कि अच्छा ठीक है, चुनाव आने तो हम तुमको दिखा देंगे। तो ये सब चुनाव में बरूपिया तरह घूमते हैं, ठीक है। नेता का परिचय है ये कि वो बरूपिया बहुत बहुत रंग के रूप नजर आएंगे। किसी गांव में चले जाइए, कोई सफेद कुर्ता पहने अगर नाक से बहते बच्चे को गोद में उठा ले तो समझ जाइए चुनाव आया हुआ है। जातीय जनगणना करना है तो समझ जाइए कि चुनाव आने वाला है। धर्म की बात आए तो चुनाव है। तो ये सब नेता का प्रोपेगेंडा है चुनाव के लिए। ये छोटी सी बात है, जातीय जनगणना से कोई राहुल गांधी जी को फायदा नहीं होना, क्योंकि अब समाज डेवलप कर चुका है। अब लोग जाति प्रथा को सबसे दूर उठ करके आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि पिछले 17 माह में वह केंद्र से ज़्यादा रोजगार बिहार को दिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, ग्राउंड पर तो दिखता है, उन्होंने 17 महीना में जो रोजगार लोगों को दिया है वो तो दिखता है। वो बोले हैं तो उसमें सच्चाई है कि दिखा है रोजगार। तो तेजस्वी यादव युवा हैं और वो A to Z की बात करते हैं कि हम A to Z को लेकर चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे उठ जाती है कि वो A to Z की बात तो करते हैं, लेकिन उनके नीचे के जो लोग हैं ना, वो ये सब काम नहीं होने देते हैं। ये बातें अगर तेजस्वी यादव को कोई बोलने जाए तब तब बात बनती है, लेकिन तेजस्वी यादव A to Z लेके चलने की बात करती हैं, लेकिन उनके जो नीचे तक जो उनके नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, जो नेतृत्व करने वाले यहाँ के लोकल नेता हैं, वो A to Z की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं अकेला चलो, एक ही चलेंगे, एक ही समाज को लेकर चलेंगे। तो ऐसे नहीं होता है कि नेता कुछ बोलता है आप कुछ करते हैं।
नेता और कार्यकर्ता का जुबान एक होना चाहिए, जो नेता बोला वही कार्यकर्ता का होना चाहिए। वैसे तेजस्वी यादव से हम प्रभावित रहते हैं, युवा हैं। और आपको एक और छोटी सी बात हो कि तेजस्वी यादव के साथ हम क्रिकेट भी खेले हुए हैं। पहले हम क्रिकेट खेलते थे, मोइनुलहक स्टेडियम में हम लोग क्रिकेट खेले थे, अंडर 19 में हम लोग क्रिकेट खेले थे। और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा था उस समय। उस वक्त हमको जॉनी के नाम से जानते थे, लेकिन कभी उनको हम परिचय अपना देने आज तक नहीं गए हैं, इसलिए कि ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। तेजस्वी यादव लीडर अच्छा है, प्रवक्ता अच्छा है, बोलते अच्छा है, और काम जो 17 महीना में उन्होंने किया है वो दिखता है, इस पर हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। जी। नगर परिषद अध्यक्ष पक्ष के एक उम्मीदवार आप भी थे, जी, क्या नगर में विकास हो रहा है? देखिए, चुनाव तो हम लड़े थे और हमने ये कह कर के चुनाव लड़ा था कि हम नगर परिषद को एक विकास की ओर लेके चलेंगे और एक अच्छा सुंदर नगर परिषद बनाएंगे। हमारी सोच थी कि सबका साथ सामूहिक विकास, लेकिन जनता ने मुझे नकारा। उसका अफसोस मुझे नहीं है। लड़ने से कुछ सीखे हैं, कुछ खोए नहीं है। और रही बात है कि काम की बात, तो जिस तरह से जो अभी विराजमान है गद्दी पे, जी। ठीक है, तो उन्होंने अपने चुनावी भाषण, चुनावी दौरान उन्होंने कहा था कि हम चेयरमैन बनते ही झाझा को विकास के रूप में ले जाएंगे, लेकिन उस तरह का काम हमको धरातल पर दिख नहीं रहा है अभी। अभी फिलहाल नाला वगैरह का काम हुआ था, उसमें हमने न्यूज़ में भी बताया था कि किस तरह से उसमें जो है एकदम भ्रष्टाचार का काम किया गया। छड़ होना चाहिए था जिस क्वालिटी का, उससे भी कई कम क्वालिटी का छड़ उसमें डाला गया है। अभी आप देख लीजिए कि नगर परिषद, पूरे झाझा हमारा बहुत बड़ा सर्किल है, जी। जितनी हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं, हम आप मेल हैं कहीं भी शौच कर सकते हैं, लेकिन फीमेल कहाँ करेगी? तो उसके लिए कोई प्रावधान यहाँ पर बढ़िया तरीके से नहीं है नहीं अभी है। तक। और रही बात है कि झाझा नगर परिषद में तो आप रोड नाला का स्थिति देखिए, मच्छर का, हम कितना बार चुनाव हारे उसके बाद से फॉगिंग फॉगिंग कराइए, मलेरिया ग्रस्त हो रहे हैं लोग। लेकिन अभी आप चुनाव के बाद देख लीजिए कितने बार फॉगिंग होगा, आप हमको बता दीजिए, जनता बता दें हमको कितने बार फॉगिंग हुआ, कितना साफ सफाई होता है। हम तो कहे थे कि नगर परिषद अंतर्गत आप हर घर से टैक्स लेते हैं, तो हर घर तक आप झाड़ू लगाइए, हर घर तक झाड़ू लगाना आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन आप क्या करते हैं, रोड पर से झाड़ू लेकर के चल जाते हैं। आखिर क्या घर वाला टैक्स नहीं देता है? घर से झाड़ू निकलना चाहिए, सफाई घर से होना चाहिए। हम बोले थे, एक नारा दिए थे कि जब हम मतलब जीत के आएंगे तो एक गाड़ी का आवाज आएगा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कहाँ गाड़ी वाला आता है कचरा निकालने के लिए? घर घर से तो कचरा निकल नहीं रहा है, घर घर पर झाड़ू लगने रहे। हाँ, खाना पूर्ति हो रहा है, पैसों का बंटाधार हो रहा है, जैसे हो रहा था वैसे हो रहा है। नगर पंचायत था पहले, अभी भी नगर पंचायत है, नगर परिषद नहीं हुआ। नगर परिषद होने के बाद बहुत डेवलप होना था, लेकिन वैसा डेवलप नहीं हुआ है। बहुत बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना बोले हैं, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। इंडिया गठबंधन से इस बार तेजस्वी यादव को कितना सीट मिलने का संभावना है? देखिए, सारा ओपिनियन पोल तो अभी मोदी जी के पक्ष में बता रहे हैं, 40 के 40 सीट मोदी जी के पक्ष में बता रहे हैं। और ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं गलत नहीं होता है, वो सही होता है, क्योंकि वो जनता के बीच जाता है। अगर एक चैनल वाला गलत बोलेगा, दो चैनल वाला गलत बोलेगा, सब चैनल वाला गलत नहीं ना बोलेगा, या सब चैनल को मोदी जी हाईजेक तो कर नहीं लिए हैं। तो सभी चैनलों में ये दिखाया जा रहा है कि जो अभी एनडीए का गठबंधन है मोदी जी का, वो पूरा एकदम बहुमत से 400 पार कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब से कारोबार संभाले हैं लालू जी के बाद, तब से कुछ बिहार में बदलाव हुआ। यूथ का, हर जात में यूथ का कन्वर्ट तेजस्वी यादव के पक्ष में हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमको लगता है 40 के पार जो एनडीए गठबंधन बात कर रही है, ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव बनाम जो लड़ाई हो रही है एनडीए गठबंधन का, और तेजस्वी यादव भी मजबूती से खड़ा है लड़ाई के कॉन्टेस्ट में। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे लोकसभा में। उनकी भी सीटें आएगी इस बार एनडीए लोकसभा चुनाव में, मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे। आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत आप भी अपना धन्यवाद। बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी टीम को। क्योंकि मैं इस सौभाग्य समझता हूँ कि आपने फॉर्मल टैक्स के प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखने का मौका दिया। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप फॉर्मल टॉक्स को आगे लेते चले, और मेरी शुभकामना है कि फॉर्मल टॉक एक दिन पूरे बिहार स्तर पर, अभी तो मैं देख रहा हूँ फॉर्मल टॉक्स काफ़ी ऊंचाई पे चला गया, काफ़ी फॉलोवर्स भी हैं, काफ़ी लोग देख रही रहे। तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार स्तर तक आप लोग फॉर्मल टॉक्स को ले जाइएगा। यही शुभकामना है आप लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।